तो जैसा कि सर ने आपको अभी बताया कि ये जो एनडीए एग्ज़ाम है इसमें फिजिक्स प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल टू स्कोर गुड मार्क्स। तो क्या है कि अभी टाइम बहुत कम है हमारे पास भी और बच्चों के पास भी। तो आपको बच्चों क्या है कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स अगर आपको पता हैं तो और उसमें थोड़ा अगर आपके कॉन्सेप्ट्स लगे हुए हैं, बेसिक्स आपके स्ट्रॉन्ग हैं, तो आई विल नॉट वेस्ट एनी टाइम और मैं कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको बताता हूं जिसको मैं जब आप ये लेक्चर्स आपको प्रोवाइड करूंगा तो आपको मैं ऑप्शन वाइज क्वेश्चन जो हैं उनको सॉल्व करवाऊंगा और उसमें थोड़ा सा क्या है आपको आपके बेसिक्स थोड़े से स्ट्रांग होने चाहिए, क्योंकि ये जो रिकॉर्डेड वीडियोस जो हम आपके लिए बना रहे हैं इसमें वो बच्चे जिनका बेसिक स्ट्रांग है, आप इन वीडियोस के माध्यम से यूजिंग दीज वीडियोस, गोइंग थ्रू दीज वीडियोस, यू कैन इजीली गेन नॉलेज और आपको इतना अच्छा आइडिया हो जाएगा कि आप ऑप्शन वाइज क्वेश्चन को देखते ही साथ आप अच्छा एक पॉजिटिव रिमार्क गेन करेंगे। तो लेट मी शो यू सम ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ फिजिक्स। तो जैसे कि हम बात कर रहे हैं एनडीए फिजिक्स की, तो एनडीए फिजिक्स जो है इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन जो आपके पास आते हैं बच्चों वो 23 से 25 का इसका वेटेज होता है। 23 से 25 तक क्वेश्चंस आपके पास आते हैं एंड पर क्वेश्चन ईच क्वेश्चन कैरीज 4 मार्क्स। तो ठीक है, तो यानी कि जो इसका वेटेज जाता है वो 90 से 110 के बीच का वेटेज होता है। ठीक है बच्चों, इसका जो वेटेज है वो 90 से लेकर 110 का जो वेटेज होता है फिजिक्स पोर्शन का। और क्या होता है कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स गेट कंफ्यूज्ड कि अब क्या है कि सिलेबस बहुत ज़्यादा है, लेकिन द रिपीटेड क्वेश्चंस, मोस्ट ऑफ द रिपीटेड क्वेश्चंस, बिकॉज वी हैव बीन वर्किंग इन दिस प्लेटफॉर्म फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, और रिपीटेड क्वेश्चंस जो हैं कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं आपको बता देता हूं, जैसे कि दीज आर सम ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ फिजिक्स जहां से रिपीटेड क्वेश्चंस आते हैं। और ये जो है यू कैन टेक स्क्रीनशॉट, बच्चों आप इस स्क्रीन का स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं बच्चों, इन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे हमने रिकॉर्डेड वीडियोस आपको प्रोवाइड करेंगे, सारे ऑप्शन वाइज क्वेश्चन आप लोगों को हम प्रोवाइड करेंगे और आप लोगों को टिप्स एंड ट्रिक्स मैं सिखाऊंगा कि इजिली हाउ यू कैन जस्ट एक बार देख के अगर आप टच कर सकते हैं, एक बार देख के आप करेक्ट ऑप्शन को टच कर सकते हैं। तो वो टिप्स एंड ट्रिक्स यू विल गेन फ्रॉम द रिकॉर्डेड वीडियोस। और ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जैसे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, ठीक है, मोड्स ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट, मास, वेट, वॉल्यूम एंड साउंड वेव्स, रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट, डेंसिटी, स्पेसिफिक डेंसिटी से न्यूमेरिकल पोर्शन आते हैं, बहुत से बच्चे गलत कर जाते हैं। तो यहाँ पे आपको टिप्स एंड ट्रिक्स हम बताएंगे। रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, ये ऑप्टिक्स, क्लास 12 ऑप्टिक्स में आपको उतने हाई लेवल तक नहीं जाना है, लेकिन जो बेसिक क्राइटेरिया है, जो इसकी एनडीए एग्जामिनेशन की जो डिमांड है उसको आपको टच करते हुए चलना है। ठीक है, स्फेरिकल मिरर एंड लेंस, कॉनकेव लेंस, कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है, अपर्चर और फोकल लेंस, यहाँ पे न्यूमेरिकल्स आते हैं। फिर ह्यूमन आई इज आल्सो पार्ट ऑफ बायोलॉजी सेक्शन, तो आपको रिकॉर्डेड वीडियोस में वहां से भी हेल्प मिल जाएगी। ठीक है, मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स ये है काइनेमेटिक्स में आता है। तो आपको ज्यादा डीप नहीं जाना है बेटा, यू हैव टू स्कोर मैंने आपको पहले बता दिया 23 से 25 क्वेश्चन आते हैं और इसका जो स्कोर है 90 से 110 का स्कोर है। तो इस चीज को कंसिडर करते हुए, ठीक है, प्लान बना के अगर आप चलोगे तो ऑब्वियसली विल गेन, ठीक है, सक्सेस। अब दूसरा है प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट, पूरा थियोरेटिकल है, पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक, ठीक है, फेरोमैग्नेटिक, वहां पे थोड़ा सा आपको हम आइडिया दे देंगे रिकॉर्डेड वीडियोस में। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के न्यूमेरिकल्स आते हैं, कुछ इनर्शिया ऑफ मोशन के न्यूमेरिकल्स आते हैं, उसमें शॉर्ट ट्रिक्स लगती है, यू विल गेट ईच एंड एवरी शॉर्ट ट्रिक इन रिकॉर्डेड वीडियोस। बात करते हैं फोर्स एंड मोमेंटम, स्टैटिक एंड करंट इलेक्ट्रिसिटी, ये फर्स्ट चैप्टर है क्लास 12 का, लेकिन डीप आपने नहीं जाना है। ठीक है, तो दीज आर सम ऑफ द टॉपिक्स अलोंग विद, आप यहां पे ये टॉपिक्स हैं, पैरेललोग्राम, लॉ ऑफ फोर्सेस, ये आप क्लास 11 में पढ़ते हैं। इसमें रिजल्टेंट को एकदम फाइंड आउट कैसे करते हैं, शॉर्टकट ट्रिक क्या है, कैसे वी कैन फाइंड आउट द रिजल्टेंट, यू विल सी इन द रिकॉर्डेड वीडियोस। कंडक्टर्स, नॉन कंडक्टर्स में डिफरेंस, उसकी प्रॉपर्टीज आ जाती है ऑप्शन वाइज क्वेश्चन में, ओम्स लॉ के न्यूमेरिकल्स आ जाते हैं बच्चों, ग्रेविटेशन के न्यूमेरिकल्स आ जाते हैं। व्हेन वी टॉक अबाउट इलेक्ट्रिक सर्किट्स, तो सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट्स के डायग्राम से रिलेटेड आपके पास न्यूमेरिकल्स आ जाते हैं। व्हेन वी टॉक अबाउट पावर एंड एनर्जी, यहां से आपके पास न्यूमेरिकल पोर्शन आता है। बच्चे प्रैक्टिस में नहीं होते हैं और जब आप प्रैक्टिस में नहीं होते हो, आप गलत अटेम्प्ट करते हो, जब आप गलत अटेम्प्ट करते हो नेगेटिव मार्क्स आपको मिलते हैं और जो आपका सही अटेम्प्ट भी होता है वो भी गलत हो जाता है। ठीक
ठीक है। प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेल्स, ये पूरा थियोरेटिकल पोर्शन है, ये पूरा थियोरेटिकल पोर्शन है, लेकिन बच्चे ना यहाँ पे भी गलती करके आते हैं, क्योंकि बेसिक्स जो होते हैं वो हिले हुए होते हैं बच्चों के। तो यू हैव टू पे अटेंशन दैट योर बेसिक शुड बी स्ट्रॉन्ग, जस्ट गो थ्रू द लेक्चर्स, ठीक है। और ये मेजरमेंट ऑफ हीट एंड टेम्परेचर से 1-2 क्वेश्चन हर साल आपके एनडीए एग्जामिनेशन में आता है, तो ये भी आपको तैयार करना है। तो डियर स्टूडेंट्स, यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दीज टॉपिक्स, या वीडियो को पॉज करके आप ये टॉपिक्स ले सकते हैं, इन टॉपिक्स का फोटो ले सकते हैं, ठीक है। और ये टॉपिक्स भी हैं, दीज आर द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जहां से आपके ऑप्शन वाइज क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। या तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आइदर यू कैन टेक स्क्रीनशॉट और यू कैन जस्ट पॉज द वीडियो एंड जस्ट हैव अ लुक ऑन दिस टॉपिक। आपको जो हम रिकॉर्डेड वीडियोस देंगे, सारी रिकॉर्डेड वीडियोस ऑप्शन वाइज होंगी और सारी रिकॉर्डेड वीडियोस यू विल गेट फ्रॉम दीज टॉपिक्स, ठीक है बच्चों। तो अपेक्षा यही है कि आप लोग अच्छे से मेहनत करेंगे, ठीक है। हर एक टॉपिक को रिवाइज करेंगे, रिपीट, रिवाइज, हार्ड वर्क, कंसिस्टेंसी, परसिस्टेंस, थोड़ी सी मेहनत है, ठीक है। थोड़ी सी मेहनत और सफलता आपके हाथ में, ठीक है बच्चों। तो अपने शब्दों को विराम देते हुए छोटी सी लाइन में आपके सामने कहना चाहूंगा, हर क्षण, हर वक्त, हर कदम, हर क्षण, हर वक्त, हर कदम, राष्ट्र सर्वप्रथम। जय हिंद, जय भारत। 50 क्वेश्चंस है, 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी विच आर रिपीटेड एवरी ईयर, जिनकी प्रोबेबिलिटी जो है वो बहुत ज्यादा होती है एनडीए एग्जाम्स में आने की। सो नॉट वेस्टिंग द टाइम, लेट अस स्टार्ट चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी। और इलेक्ट्रिसिटी ये जो चैप्टर है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। In class 9th 10th you might have studied many topics related to electricity, जिसमें आप करंट पढ़ते हैं, which is denoted by I, and current is denoted by I, and current is rate of flow of charge. Rate of flow of charge is called current. I equals to Q by T. SI यूनिट होती है इसकी एम्पेयर, ठीक है। आप पढ़ते हैं ओम्स लॉ, इस चैप्टर में आप पढ़ते हैं ओम्स लॉ, जिसकी एप्लीकेशन से बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आपके पास आते हैं। ओम्स लॉ विच इज V इक्वल्स टू IR। आप पढ़ते हैं रेजिस्टेंस के बारे में, रेजिस्टेंस इन सीरीज। रेजिस्टेंस का जो सिंबल होता है इट इज ओम, इट इज प्रोनाउंस्ड एज ओम। आप पढ़ते हैं रेजिस्टेंस इन सीरीज, एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन। So dear students, these are some of the topics which are the basic topics of electricity. And what is electricity? तो basic definition electricity क्या है कि flow of electrical power or flow of charge, flow of electrical power, flow of charge constitutes a phenomena which is called electricity. तो ये जो basic topics है about the current, about Ohm's law, about resistance in series, about series combination, parallel combination, तो ये सारे के सारे topics along with some different topics आज हम revise करेंगे। तो बच्चों, सबसे पहला क्वेश्चन आपके पास इलेक्ट्रिसिटी से, द फर्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम इलेक्ट्रिसिटी ऑन द बोर्ड यू कैन सी, पहला क्वेश्चन, द SI यूनिट ऑफ पावर। सो द SI यूनिट ऑफ पावर, और आपके पास यहां पे 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन सभी बच्चों को दिखाई दे रहे हैं। और जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि हमने इस चैप्टर को बेसिक से स्टार्ट करना है, बेसिक्स, एवरेज एंड देन एडवांस में जंप करेंगे। वी विल बी सॉल्विंग सम न्यूमेरिकल्स आल्सो। तो बेसिक से स्टार्ट करते हैं, द SI यूनिट ऑफ पावर। सबसे पहले जब हम पावर की बात करते हैं बच्चों, तो पावर, व्हाट इज पावर? पावर इज अ कॉन्सेप्ट, इज अ टॉपिक इन इलेक्ट्रिसिटी। तो पावर की जब हम बात करते हैं, पावर इज रेट ऑफ डूइंग वर्क, मींस वर्क डन अपॉन टाइम, और यू कैन से रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। पावर की SI यूनिट यहां पे पूछा हुआ है। वर्क को हम मेजर करते हैं जूल में,
और टाइम को हम मेजर करते हैं सेकंड में, और जूल पर सेकंड इज ऑल्सो कॉल्ड वाट, तो ऐसा यूनिट ऑफ पावर इज वाट। तो क्वेश्चन आपके पास, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके पास कैसे भी आ सकता है कि ऐसा यूनिट ऑफ पावर इज जूल पर सेकेंड, दैट इज ऑल्सो करेक्ट ऑप्शन। और वाट तो यहां पे दे रखा है, 4 ऑप्शंस हियर, 4 ऑप्शंस आर गिवन टू यू। हेनरी, ये गलत ऑप्शन है। कूलाम जो है ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज है। वाट पर आर जो है, वाट पर आर, दिस इज ऑल्सो अ रॉन्ग ऑप्शन, सो द करेक्ट ऑप्शन इज वॉट। ठीक है, तो ऐसा यूनिट ऑफ पावर इज वॉट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन इज द इलेक्ट्रिक प्रेशर इज ऑल्सो कॉल्ड। ठीक है, ये थोड़ा सा क्वेश्चन आपके लिए थोड़ा सा घुमाने वाला क्वेश्चन है, वैसे इसमें घूमने की कोई जरूरत नहीं है, कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है। इलेक्ट्रिक प्रेशर इज आल्सो कॉल्ड रेजिस्टेंस, पहला ऑप्शन इसमें दिया है जो बिल्कुल गलत है। सही बच्चों को पता है कि रेजिस्टेंस का इलेक्ट्रिक प्रेशर से कोई कनेक्शन नहीं है, सो दिस इज रॉन्ग ऑप्शन। इफ आई टॉक अबाउट पावर, तो अभी पहले क्वेश्चंस में आपने पढ़ा पावर इक्वल्स टू वर्क डन अपॉन टाइम, और जिसको आप लिखते हैं जूल पर सेकेंड, और जिसको आप लिखते हैं वॉट, ऐसा यूनिट ऑफ पावर इज वॉट। तो बिल्कुल जो ये इलेक्ट्रिक प्रेशर का जो कॉन्सेप्ट यहां पे दिया हुआ है, इसको हम पावर तो बिल्कुल नहीं कह सकते, रेजिस्टेंस बिल्कुल नहीं कह सकते। बात करते हैं एनर्जी की, तो एनर्जी का कॉन्सेप्ट है एनर्जी इज कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क, कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क। अब कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क का कॉन्सेप्ट कहीं भी इसका इलेक्ट्रिक प्रेशर से कोई कॉम्बिनेशन नहीं है, तो ये जो एनर्जी है ये भी गलत ऑप्शन है, रेजिस्टेंस भी गलत ऑप्शन है, पावर भी गलत ऑप्शन है। तो ऑप्शन सी आपके पास बचता है जो है वोल्टेज, और वोल्टेज जो है बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। V इक्वल्स टू आई आर ओम्स लॉ, V इक्वल्स टू आई आर ओम्स लॉ अगर आप अप्लाई करते हैं तो V इक्वल्स टू आई आर ओम्स लॉ, V इक्वल्स टू आई आर, तो वोल्टेज प्रेशर इज आल्सो इलेक्ट्रिक प्रेशर इज आल्सो कॉल्ड voltage. So option C, voltage is the correct answer. Now third question on the screen is the substance which have a large, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, वैसे इतना इजी क्वेश्चन आता नहीं है लेकिन काफी बार रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन। ठीक है, तो एज आई टोल्ड यू, तो कि बच्चों देखो क्या है, हम बेसिक्स से स्टार्ट करेंगे, एवरेज तक चलते हुए फिर एडवांस में जंप करेंगे। द सब्सटेंस व्हिच हैव अ लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड ऑफर अ लो रेजिस्टेंस आर कॉल्ड इंसुलेटर। तो जब हम ऐसे सब्सटेंस की बात करते हैं जिसमें बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो, तो इंसुलेटर इज अ काइंड ऑफ सब्सटेंस जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स तो बिल्कुल हो नहीं सकते, यू कैन नॉट फाइंड फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन इंसुलेटर। इंसुलेटर क्या है? इंसुलेटर इज अ काइंड ऑफ मटेरियल विच डज नॉट अलाउज फ्लो ऑफ चार्ज और फ्लो ऑफ हीट, यू कैन से। ठीक है, तो इंसुलेटर बिल्कुल गलत। ठीक है, इंडक्टर्स, ठीक है, बिल्कुल गलत। कंडक्टर्स का जस्ट अपोजिट होता है इंडक्टर्स। कंडक्टर्स आर दोज मटेरियल्स व्हिच अलाउज हीट टू पास थ्रू देम। ठीक है, अब हम बात करते हैं सेमीकंडक्टर्स की। सेमीकंडक्टर्स आर दोज मटेरियल्स whose conductivity lies between insulators, whose conductivity you can say lies between insulators and कंडक्टर। तो सेमीकंडक्टर ये तो ऑप्शन बिल्कुल गलत है, ये ऐसा मटेरियल है ही नहीं कि इसमें आपको लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स मिले और जो कि लो रेजिस्टेंस ऑफर करे। तो ऑप्शन डी जो है, कंडक्टर्स जो है, ठीक है। और जब हम पढ़ते हैं 8th क्लास से हम पढ़ते हुए आए हैं कि कंडक्टर्स आर दोज मटेरियल विच हैव लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड विच अलाउज द इलेक्ट्रिक करंट टू फ्लो थ्रू देम एंड विच अलाउज द हीट टू फ्लो थ्रू देम। तो कंडक्टर्स जो है ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। तो ऑप्शन डी कंडक्टर्स। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था ये। सो नाउ यू हैव 4th क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन। 4th क्वेश्चन है आपके पास, आउट ऑफ द फॉलोइंग विच इज नॉट अ पुअर कंडक्टर। आपके पास 4 ऑप्शन दिए हैं स्क्रीन में और आपसे पूछा गया है कि इन चारों में से ऐसा कौन सा मटेरियल है जो कि पुअर कंडक्टर नहीं है। पहला आपके पास कास्ट आयरन है। ठीक है, तो कास्ट आयरन जो है ये पुअर कंडक्टर है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कास्ट आयरन ये पुअर कंडक्टर है
ठीक है। कार्बन की बात करते हैं, ये भी पुअर कंडक्टर है, तो ऑप्शन सी भी गलत। हम बात करते हैं टंगस्टन की, तो टंगस्टन भी पुअर कंडक्टर है, तो ये भी गलत। अब आउट ऑफ द फॉलोइंग विच इज नॉट अ पुअर कंडक्टर, जो पुअर कंडक्टर नहीं है, जो स्ट्रॉन्ग कंडक्टर है, क्वेश्चन पूछा है पुअर नहीं है, जो स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग कंडक्टर है, तो स्ट्रॉन्ग कंडक्टर इन तीनों में से कास्ट आयरन इज अ बिल्कुल गलत जवाब है यहाँ पे। कार्बन की हम बात करते हैं, कार्बन इज नॉट अ कंडक्टर, पहले तो कार्बन इज नॉट अ कंडक्टर, इट्स एन इंसुलेटर यू कैन से। और टंगस्टन ये भी जो है ये भी पुअर कंडक्टर है। हमसे पूछा है पुअर कंडक्टर कौन सा नहीं है, तो कॉपर, कॉपर जो है कॉपर, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर हियर वी हैव। ठीक है बच्चों, ठीक है। ओके बच्चों, फिर नेक्स्ट यू हैव नेक्स्ट क्वेश्चन, आउट ऑफ द फॉलोइंग विच इज एन इंसुलेटिंग मटेरियल, ये आपके पास फिफ्थ क्वेश्चन है। आउट ऑफ द फॉलोइंग विच इज एन इंसुलेटिंग मटेरियल, ऐसा कौन सा मटेरियल है जो इंसुलेटिंग है? चार ऑप्शन दिए हुए हैं, कॉपर, गोल्ड, सिल्वर। ये तो कॉपर भी कंडक्टर है, गोल्ड भी कंडक्टर है, सिल्वर भी कंडक्टर है, तो अगर ये तीनों कंडक्टर है तो ये भी गलत, ये भी गलत और ये भी गलत। अब हम बात करते हैं पेपर की, ये इंसुलेटर है, ठीक है, इंडक्टर कह सकते हैं, तो हमारे पास ये जो ऑप्शन डी है ये है इसका आंसर, ठीक है, आंसर इज ऑप्शन डी। सो वी हैव पेपर विच इज अ इंसुलेटिंग मटेरियल, ठीक है, तो फिफ्थ का आंसर है, फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन डी। ओके, नेक्स्ट वी हैव सेवेंथ क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन, तो बच्चों, द प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर, द प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर ड्यू टू विच इट passes current, ठीक है, द प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर ड्यू टू विच इट पासेस करंट। पहला रेजिस्टेंस, तो ये बिल्कुल गलत, आप लोगों को पता है रेजिस्टेंस बिल्कुल नहीं हो सकता। इंडक्टेंस, ये बिल्कुल गलत। रिलक्टेंस, ये बिल्कुल गलत। तीसरा जो ऑप्शन है कंडक्टेंस, तो कंडक्टेंस जो है, कंडक्टेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल, बच्चों कंडक्टेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल ड्यू टू विच अ मटेरियल पासेस करंट थ्रू इज, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। Okay, next question on the screen is conductance is reciprocal of पहले, सबसे पहले आपके पास कंडक्टेंस इज रेसिप्रोकल ऑफ, आपके पास देखिए हम क्या करते हैं, जब भी हम ऑप्शन वाइज क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो हमको एक ऐसे ऑप्शन पे टिक करना है जिसके चांसेस, इसकी प्रोबेबिलिटी बिल्कुल कम हो कटने की। तो ऑप्शन सबसे आप देखिए कैपेसिटेंस का कोई रिलेशन नहीं है कंडक्टेंस के साथ, तो ये बिल्कुल गलत है ऑप्शन, ठीक है। अब हम बात करते हैं रिलक्टेंस की, रिलक्टेंस कहीं से कहीं तक इसका कोई कनेक्शन नहीं है कंडक्शन के साथ, तो ये बिल्कुल गलत है। हम बात करते हैं इंडक्टेंस की, इंडक्टेंस इज अ वर्ड, इज अ प्रॉपर्टी विच अराइजेस फ्रॉम इंडक्टर, और इंडक्टर जो होता है कंडक्टर का बिल्कुल अपोजिट होता है, अपोजिट हम कह सकते हैं। जैसे आपके पास अगर लोहा है तो लोहे को, मतलब आप कॉपर की अगर आपके पास रॉड है तो उसे आप कंडक्टर कह सकते हैं, लेकिन आपके पास पेपर अगर कोई है तो पेपर को आप इंडक्टर कह सकते हैं, तो ये ऑप्शन बी बिल्कुल गलत है। अब हम बात करते हैं रेजिस्टेंस की, तो रेजिस्टेंस जो है बिल्कुल सही ऑप्शन है इसका, क्योंकि कंडक्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस, ठीक है। तो ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है बच्चों। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 ऑन द स्क्रीन इज, द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर वेरीज, ठीक है। ये क्वेश्चन देखिए, द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर वेरीज इनवर्सली एज। अब हम रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर की जब बात करते हैं, मान लीजिए आपके पास कोई रेजिस्टेंस है, आपके पास, लेट अस सपोज दैट दिस इज अ रेजिस्टेंस, सॉरी दिस इज अ कंडक्टर, इस कंडक्टर का जो लेंथ है वो L ले लीजिए, ठीक है, L इज द लेंथ ऑफ अ कंडक्टर, A इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर, ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ अ कंडक्टर, ठीक है, A इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक है, और इसकी रेजिस्टिविटी है रॉ, इस कंडक्टर की रेजिस्टिविटी है रॉ, तो रेजिस्टेंस का एक फॉर्मूला है R इक्वल्स टू रॉ L अपॉन A, ये आपने क्लास 10th में पढ़ा होगा,
दैट रेजिस्टेंस, ये जो फॉर्मूला जनरेट होता है, दैट रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द कंडक्टर एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ अ कंडक्टर। इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को, इस प्रोपोर्शनलिटी के साइन को रिमूव हम करते हैं एक कांस्टेंट से जिसको कहते हैं रेजिस्टिविटी। ठीक है, तो R is the resistivity of a conductor. तो here we have a formula R equals to rho L upon A where R is resistivity। और यहां से आप देख सकते हैं कि resistance is directly proportional to length but resistance is inversely proportional to the area of cross section of a conductor। अब आप इस क्वेश्चन को अगर आप देखते हैं, क्वेश्चन है कि the resistance of a conductor varies inversely as, तो लेंथ के तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो ये गलत हो गया, रेजिस्टिविटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो ये गलत हो गया, टेम्परेचर के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, कंडक्टर का अगर आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो उसकी रेजिस्टेंस बढ़ता है तो ये भी गलत ऑप्शन है। तो ऑप्शन बी यू हैव ऑप्शन बी दैट द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर वेरीज इनवर्सली एज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यूजिंग दिस फॉर्मूला R इक्वल्स टू rho L अपॉन A। ठीक है, तो बच्चों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, ये दोबारा से एक जो कॉन्सेप्ट अभी मैंने बोला ये कॉन्सेप्ट दोबारा से रिपीट हो चुका है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 9, हेयर यू हैव दैट विद द राइज इन टेम्परेचर द रेजिस्टेंस ऑफ अ प्योर मेटल। अगर आप किसी मेटल की रॉड को हीट करते हैं तो जो उसका रेजिस्टेंस है वो बढ़ जाता है, वो इंक्रीज हो जाता है। तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन दे रखे हैं, मतलब आप कह सकते हैं कि टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस, टेम्परेचर ऑफ अ कंडक्टर, मतलब टेम्परेचर को आप इंक्रीज करते हैं, किसी भी कंडक्टर के टेम्परेचर को अगर आप इंक्रीज करते हैं तो उस कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस है वो इंक्रीज हो जाता है, यानी कि रेजिस्टेंस विद द राइज इन टेम्परेचर द रेजिस्टेंस ऑफ अ प्योर मेटल इट इंक्रीजेस। तो ऑप्शन आपके पास 4 हैं, इंक्रीजेस, डिक्रीजेस, फर्स्ट इंक्रीजेस एंड देन डिक्रीजेस, रिमेन्स कांस्टेंट। ये बिल्कुल गलत ऑप्शन है, ये बिल्कुल गलत ऑप्शन है। इफ आई टॉक अबाउट ऑप्शन बी डिक्रीजेस, ये बिल्कुल गलत है। कॉन्सेप्ट है कि अगर आप किसी भी मेटल के टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो मेटल के टेम्परेचर को बढ़ाने से उसका जो रेजिस्टेंस है वो भी बढ़ जाता है। ठीक है बच्चों, तो ऑप्शन ए is the right answer that if you will increase the temperature of any metal उसका जो resistance है वो भी बढ़ जाएगा। ठीक है बच्चों, so now you have question number 10 on the screen। with the rise in temperature with the rise in temperature the resistance of a semiconductor, तो यहां पे resistance of सेमीकंडक्टर की जब हम बात करते हैं, रेजिस्टेंस ऑफ सेमीकंडक्टर की जब बात करते हैं, रेजिस्टेंस ऑफ अ सेमीकंडक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ठीक है, अगर आप टेम्परेचर को बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस जो है, अगर आप टेम्परेचर को बढ़ाओगे, अगर आप सेमीकंडक्टर के ठीक है हम बात कर रहे हैं सेमीकंडक्टर की, तो अगर आप सेमीकंडक्टर के टेम्परेचर को बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस जो है सेमीकंडक्टर का वो डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, अगर सेमीकंडक्टर की, हम कंडक्टर की बात नहीं कर रहे हैं, हम सेमीकंडक्टर की बात कर रहे हैं। सेमीकंडक्टर आर दोज सब्सटेंस हुज कंडक्टिविटी लाइज बिटवीन कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। ठीक है, अगर आप सेमीकंडक्टर के टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो सेमीकंडक्टर का जो रेजिस्टेंस है वो कम हो जाता है। ठीक है, तो इस कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हुए बच्चों हमारे पास 4 ऑप्शन दिए हैं, डिक्रीजेस, इंक्रीजेस, फर्स्ट इंक्रीजेस देन डिक्रीजेस, रिमेन्स कांस्टेंट बिल्कुल गलत, ऑप्शन सी बिल्कुल गलत, ऑप्शन बी दिस इंक्रीज वाला जो कॉन्सेप्ट है ये कंडक्टर के लिए यूज होता है तो ये बिल्कुल गलत, ऑप्शन ए डिक्रीजेस बिल्कुल सही ऑप्शन है, ये बिल्कुल आंख बंद करके टिक करना है आपने इसको। ठीक है, कि जब हम सेमीकंडक्टर के टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो रेजिस्टेंस जो है सेमीकंडक्टर का वो डिक्रीज हो जाता है। विद द राइज इन टेम्परेचर द रेजिस्टेंस ऑफ अ सेमीकंडक्टर जो है वो डिक्रीज हो जाता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है बच्चों, सो ये 10 क्वेश्चन हमने कर चुके हैं, अब हम बढ़ते हैं। So now here we have 11th question on the screen। 11th question ये एक न्यूमेरिकल है, अच्छा सा न्यूमेरिकल है, बढ़िया न्यूमेरिकल है ये, और ये देखिए अच्छा न्यूमेरिकल है। ठीक है, क्वेश्चन है आपके पास, द रेजिस्टेंस ऑफ अ कॉपर वायर 200 मीटर लॉन्ग इज 21 ओम। यहाँ पे ओम है बेटा, ये ओम
ठीक है, ये क्यू लिखा हुआ है, ये ओम है, ओम सिंबल, ओम ओम, ठीक है। तो जो रेजिस्टेंस है R इक्वल्स टू 21 ओम, लेंथ दे रखी है आपकी 200 मीटर। इफ़ इट्स थिकनेस इज, अगर थिकनेस जो है, डायमीटर दे रखा है आपका, डायमीटर कितना दे रखा है, डायमीटर दे रखा है 0.44 mm। तो जो इसका रेडियस होगा, रेडियस इक्वल टू d/2 यानी कि 0.22 mm, ठीक है। अब ये जो 0.22 mm है, इसको अगर मीटर में चेंज करेंगे तो रेडियस आएगा 0.22 इंटू 0.001, ये आ जाएगा 0.00022 मीटर। मिलीमीटर को मीटर में चेंज कर दिया, रेडियस आपका यह हो गया। और इट्स स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, तो इसका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस पूछा हुआ है। यहाँ पे बेटा एक चीज़ का ध्यान रखना, ये दे रखा है 1.2 इंटू 10 की पावर 8, 10 रेज़ टू द पावर 8, और ये भी 10 की पावर 8, ये है 10 की पावर -8, और ये भी है 10 की पावर -8, ठीक है। ये 4 ऑप्शन है आपके पास। पहला ऑप्शन ये है 1.2, तो पहले फॉर्मूला लगा लेते हैं, ठीक है। आपके पास एक फॉर्मूला है R इक्वल्स टू ρ L/A, ठीक है। हमें फाइंड आउट करना है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, जिसे रेजिस्टिविटी भी कहते हैं। तो ρ इक्वल्स टू हो जाएगा R इंटू A/L। R है आपके पास 21 ओम इंटू एरिया हो गया आपका πr², ठीक है। एरिया होता है πr², पाई 3.14 इंटू R की वैल्यू आपने निकाली 0.00022 का स्क्वायर कर दीजिए, ठीक है, इंटू 3.14 इंटू 0.00022 इसका स्क्वायर, होल अपॉन πr² अपॉन लेंथ है 200 मीटर, लेंथ है बेटा 200 मीटर, ठीक है। तो 3.14 इंटू 0.00022 इसको करके देखते हैं फटाफट, ठीक है। ऐसे करके देखते हैं, हम भी करके देखते हैं, आप भी करके देखिए। ठीक है, तो इसे करके देखिए, हमने ये करके देखा, तो इसको सॉल्व करते हैं। तो ये आ गया आपका 21 इंटू 1.5 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -7 अपॉन 200, ठीक है। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये आ रहा है आपका 21 इंटू 1.5 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 7 8 9 -9 अपॉन 2, और ये हो गया आपका 10.5। अब 10.5 इंटू 1.5 15.75 इंटू 10 रेज़ टू -9, इसको राउंड ऑफ करते हैं। अगर 15.75 को अगर हम राउंड ऑफ करते हैं तो 15.75 को राउंड ऑफ करिए, तो 15.75 को राउंड ऑफ करेंगे, ये आएगा आपका 1.6 इंटू 10 रेज़ टू पावर -8 ओम मीटर। तो हमारा तो ऑप्शन है 1.6 इंटू 10 रेज़ टू -8, और इसको चेक कर लेते हैं एक बार। और ये आपके पास, ये ऑप्शन है आपके पास ऑप्शन नंबर सी, ठीक है बेटा। ऑप्शन नंबर सी 1.6 इंटू 10 रेज़ टू पावर -8 इज द एक्यूरेट आंसर ऑप्शन। फॉर्मूला सिंपल ये लगाना है, R इक्वल्स टू ρ L/A, ठीक है। R आपको दे रखा है, रेजिस्टेंस आपको दे रखा है, लेंथ आपको दे रखा है 200 मीटर, डायमीटर आपको दे रखा है 0.44 mm, तो रेडियस हो जाएगा 0.22 mm, और रेडियस को मिलीमीटर में है तो उसको मीटर में चेंज करना है। मीटर में चेंज करने के लिए 0.001 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि 1 मीटर इक्वल टू 1000 मिलीमीटर, तो 0.00022 मीटर, और एरिया होता है πr² यानी कि 3.14 इंटू, अगर 3.14 इंटू 0.00022 इसको सॉल्व कर देना, इसको सॉल्व करके इस पोर्शन को अगर आप सॉल्व करते हो तो आपके पास 1.5 इंटू 10 रेज़ टू 1.5 जो है
राउंड ऑफ करके हमने फाइंड आउट किया। तो 1.5 इंटू 10⁻⁹ बाकी कैलकुलेशन है, वैल्यू पुट करनी है आपने 21 टू 3.14 इंटू रेडियस का स्क्वायर अपॉन 200 क्या है, लेंथ है 200 मीटर, ठीक है। फिर सॉल्व करेंगे तो 3.14 इंटू 0.0 रेडियस का स्क्वायर सॉल्व किया, 1.5 इंटू 10⁻⁷ 200 को लिख सकते हैं 2 इंटू 100 यानी कि 10 का स्क्वायर ऊपर जाएगा, तो ऊपर जाएगा तो 10⁻⁷ था, 10⁻⁹ हो गया। 21 को डिवाइड करेंगे 2 से, 10.5 इंटू 1.5 15.75 का राउंड ऑफ कर दीजिए, 1.6 इंटू 10⁻⁸ और ये जो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, ये बिल्कुल सही ऑप्शन है इसका। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यू हैव the three resistance of 10 ohm, 15 ohm. ठीक है, next this is your question. So the three resistance of 10 ohm, 15 ohm and 30 ohm are connected in parallel. ये पैरेलल में कनेक्ट कर रखे हैं, द टोटल तो पैरेलल में कनेक्ट कर रखे हैं, तो यानी कि ऐसा कुछ करके ये ठीक है। आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है R1, R2, R3, ठीक है। आपको पता है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, ये आप फॉर्मूला लगाएंगे तो R1 ये है आपका 10, 15, 30, 1/10 प्लस 1/15 प्लस 1/30, एलसीएम ले लीजिए, आएगा 30 आएगा, 3 प्लस 15 दूनी 30 प्लस 30 ये हो गया 6/30, ये आ गया 1/5, 1/R आ गया, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ गया आपका 1/R आ गया 1/5, तो इसका रेसिप्रोकल कर देंगे तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ गया आपका 5। अब 5 ऑप्शन में देखिए, पहला ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, 5 ओम इज द करेक्ट आंसर। फॉर्मूला आपने ये अप्लाई करना है, पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, सीरीज के लिए हम सीधा ऐड कर देते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है बच्चों, देख लेना है इसको, वीडियो को पॉज करके देख लेना। मेरे को थोड़ा फास्ट इसलिए चलना पड़ रहा है बिकॉज आई हैव टू कंप्लीट 50 क्वेश्चंस इन दिस फर्स्ट लेक्चर। ठीक है, now you have another question that an instrument which detects the current, ठीक है, कौन बताएगा, इंस्ट्रूमेंट which detects the current is known as वोल्टमीटर। बिल्कुल गलत जवाब, वोल्टमीटर तो वोल्टेज मेजर करने के काम आता है, रियोस्टेट जो है वो रेजिस्टेंस को अरेंज करने के काम आता है, ठीक है ना। वाट मीटर पावर के लिए यूज होता है, गैल्वेनोमीटर, ऑप्शन डी जो है द इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज टू डिटेक्ट द इलेक्ट्रिक करंट, गैल्वेनोमीटर, ये जो ऑप्शन है ये बिल्कुल सही है, आंसर यही है ऑप्शन डी। गैल्वेनोमीटर इज अ डिवाइस, इज अ इंस्ट्रूमेंट विच डिटेक्ट्स द इलेक्ट्रिक करंट इन अ सर्किट। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 15 here you have on the screen। ठीक है, क्वेश्चन नंबर ओके, ये है आपके पास, बहुत सिंपल सा है, अच्छा सा क्वेश्चन है, ओम्स लॉ का यूज हो रहा है। मैंने बताया था आपको टॉपिक्स के सारे क्वेश्चन जो हैं फॉर्मूले बेस्ड हैं, सारे क्वेश्चंस फॉर्मूला बेस्ड हैं बेटा। सारे क्वेश्चंस जो हैं इसमें जो है, जिसमें जो भी आपको ऑप्शन दे रखा है ये ऑप्शन आप इजीली क्रॉस चेक कर सकते हैं फॉर्मूला यूज़ करके, और टॉपिक वाइज हैं सारे ऑप्शन जो हम यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे। सो हियर यू हैव इन अ सर्किट 33 ओम है बेटा, ये ओम है, ओम, ठीक है, यानी कि R इक्वल्स टू 33 ओम। Resistor carries a current of 2 ampere. I equals to 2 ampere. ठीक है, 2 एम्पेयर। तो वोल्टेज निकालना है, V इक्वल्स टू आई आर, आई दे रखा है 2 इंटू 33, ये हो गया 66 वोल्ट, 66 वोल्ट। तो बी ऑप्शन जो है बेटा, ए ऑप्शन है 33, ए ऑप्शन है 33, बी ऑप्शन है हमारे पास 66, सी 80, इसका तो कोई मतलब ही नहीं है, 132 इसको कोई मतलब नहीं है, 33 बिल्कुल भी नहीं है, तो ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर। तो 66 वोल्ट इज द करेक्ट आंसर। और देखा आपने यहाँ पे क्या देखा कि हम क्या कर रहे हैं, इन एवरी क्वेश्चन वी आर अप्लाइंग अ कॉन्सेप्ट, इन एवरी क्वेश्चन वी आर अप्लाइंग द फॉर्मूला, रिवाइज भी हो रहा है आपका। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वी हैव अ बल्ब ड्रॉज अ 30
मिली एम्पेयर 30, सॉरी इसको बड़ा कर देते हैं थोड़ा, अ लाइट बल्ब ड्रॉज अ 300 मिली एम्पेयर, यानी कि करंट दे रखा है आपके पास। सबसे पहले देख लेते हैं, I इक्वल्स टू है 300 मिली एम्पेयर, यानी कि इसको एम्पेयर में चेंज करेंगे 300 इंटू 0.001, तो 3/10 यानी कि 0.3 एम्पेयर, ठीक है, 0.3 एम्पेयर करंट आपके पास दे रखा है। वोल्टेज, व्हेन वोल्टेज अक्रॉस इट, अ लाइट बल्ब ड्रॉज 300 मिली एम्पेयर व्हेन द वोल्टेज अक्रॉस इट इज व्हेन द वोल्टेज अक्रॉस इज 240 वोल्ट। वोल्टेज आपको दे रखा है 240। रेजिस्टेंस आपको फाइंड करना है, रेजिस्टेंस आपको फाइंड करना है, आपने लगाना है ओम्स लॉ, यू हैव टू अप्लाई ओम्स लॉ। V इक्वल्स टू आई आर, यानी कि R इक्वल्स टू V अपॉन आई, यानी कि R इक्वल्स टू V अपॉन आई, और यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। V की वैल्यू कितनी है 240 अपॉन 0.3, तो ये हो गया आपका 10 ऊपर 2400 अपॉन 3, 8 तिया 24, 800, तो 800 ओम आएगा इसका आंसर, है ना। ठीक है बच्चों, तो 800 ओम है, कहीं दिख रहा है ये ओम, बेटा ये क्यों नहीं है, ये ओम है, ओम है ये, ठीक है। सिंबल जो होता है ना, रेजिस्टेंस का जो सिंबल होता है, रेजिस्टेंस इज डिनोटेड बाय ओम, ठीक है, और रेजिस्टेंस को ओम से इससे डिनोट करते हैं, ओम से डिनोट करते हैं। रेजिस्टेंस का सिंबल होता है ओम, और एक और सिंबल होता है आपके पास रेजिस्टेंस का ठीक उल्टा, उसको बोलते हैं मो। रेजिस्टेंस का ठीक उल्टा रेसिप्रोकल, उसको बोलते हैं कंडक्टेंस। कंडक्टेंस को लिखते हैं MHO, मो, ठीक है। और यहाँ पे ये क्यू लिखा हुआ है, क्यू से आप कंफ्यूज मत होना। यहाँ पे जो ऑप्शन आपके पास दे रखे हैं 400 ये गलत है, 600 बिल्कुल गलत है, ऑप्शन डी 1000 ये भी बिल्कुल गलत है। अभी हमने सॉल्व करा, ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल सही ऑप्शन है आपके पास। अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं, कैलकुलेशन कुछ नहीं है इसमें, थोड़ा सा ध्यान देना है। मिली एम्पेयर में करंट को मेजर, अगर आपको करंट मिली एम्पेयर में है तो उसको एम्पेयर में कन्वर्ट कर देना। 1 एम्पेयर इक्वल टू क्या होता है, 1 एम्पेयर कहाँ गया पेन, 1 एम्पेयर इक्वल्स टू 1000 मिली एम्पेयर, यानी कि 1 मिली एम्पेयर इक्वल्स टू 0.001 एम्पेयर, ठीक है। जिन बच्चों को नहीं पता, वैसे सारे बच्चे आप होशियार हैं, इंटेलिजेंट हैं, सबको पता है, फिर भी कन्वर्जन में दिक्कत हो जाती है, और जब कन्वर्जन में दिक्कत हो जाती है तो सॉल्यूशन ठीक से नहीं आता, ऑप्शन आप गलत टिक करके जाते हैं, नेगेटिव मार्किंग, फिर उसके बाद आप बोलते हैं ये तो करा था। सो प्लीज़ पे अटेंशन, ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखें, नेगेटिव मार्किंग का ध्यान रखें, कन्वर्जन में ध्यान रखें। यहाँ पे छोटी सी मिस्टेक जो है आपके सीधे नेगेटिव मार्किंग की तरफ आपको ले जाती है, ठीक है बच्चों। तो 15 के बाद क्वेश्चन नंबर आपके पास 16 है। 16 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, कुछ question number 16 here we have on the screen. Question number 16 is the resistance of a parallel. The resistance of a parallel circuit consisting of two branches is 12 ohm. यानी कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपको दे रखा है, ये बच्चों आपको लग रहा होगा तेज, वी हैव 100 questions to solve. So in this lecture I will be giving you 50 questions, so it is necessary for me to make this to speed up my lecture, ठीक है। कहीं पे आपको लगता है कि समझ में नहीं आता है तो थोड़ा सा आप इसको पॉज करके कोई भी क्वेश्चन है उसको देख लीजिएगा। आपके पास एक पैरेलल कॉम्बिनेशन है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में एक रेजिस्टेंस की वैल्यू दे रखी है। इफ द रेजिस्टेंस ऑफ वन ब्रांच इज 18 ओम, एक तो दे रखा है 18, ठीक है, और दूसरा हमको R2 हमको पता नहीं है, और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपको कुछ दे रखा है। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना दे रखा है, 12 ओम दे रखा है, ठीक है, 12 ओम दे रखा है। तो आपने फॉर्मूला अप्लाई करना है, सिंपल सा फॉर्मूला आपने अप्लाई करना है पैरेलल कॉम्बिनेशन वाला। R इक्विवेलेंट का क्या फॉर्मूला होता है, R इक्विवेलेंट इक्वल टू R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। ये फॉर्मूला आप इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के लिए अप्लाई करेंगे। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपको दे रखा है 12 इक्वल्स टू R1 आपको दे रखा है 18
R2 अपॉन 18 प्लस R2, ये आपको नहीं पता, ठीक है। इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 18 इंटू 12, 18 इंटू 12 प्लस 12 R2 बराबर 18 R2, ठीक है बच्चों। और यहाँ पे एक सिंपल सी कैलकुलेशन है, ठीक है बच्चों। 18 इंटू 12, थोड़ा गला सूख गया था, 216 बराबर 18 माइनस 12, ये हो गया 6R2, ठीक है, 6R2, यानी कि R2 इक्वल्स टू, यहाँ पे सॉल्व कर देते हैं, R2 इक्वल्स टू 216 बाय 6, तो 6 3 18, 6 36, 36, यानी कि R2 इक्वल्स टू 36 ओम, ठीक है। ये आपके पास चार ऑप्शन है, पहला ऑप्शन 18 ओम बिल्कुल गलत, दूसरा ऑप्शन है 36 ओम, 48 ओम बिल्कुल गलत, 64 ओम बिल्कुल गलत, 36 ओम, ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। हमने सॉल्व भी कर दिया है, यहाँ पे सॉल्व करने का तरीका यही है, ऐसे ही आपने सॉल्व करना है, ठीक है, ऐसे ही आपने सॉल्व करना है, ठीक है, ये मेथड है। दूसरा इसका एक शॉर्टकट ट्रिक मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपके पास ऐसा कोई क्वेश्चन आता है, ठीक है, पहले तो बेसिक से, मैंने पहले कहा कि बेसिक जो है, और ये शायद सब बच्चों को पता है कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के लिए पहले हम यूं अप्लाई करते थे, R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2, फिर हम एलसीएम लेते हैं, फिर हम सॉल्व करते हैं, तो हमने क्या करा है, डायरेक्टली लिख दिया है यहाँ पे, ठीक है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इक्वल टू R1R2/R1 प्लस R2। यहाँ पे इस क्वेश्चन में, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन अगर आपके पास आते हैं, कैलकुलेशन का टाइम नहीं होता है, कैलकुलेशन वैसे थोड़ा फास्ट रखनी पड़ती है, फिर भी ऐसे क्वेश्चन में थोड़ा सा आपको ट्रिक लगानी पड़ती है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन अगर आपके पास है, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में अगर आपके पास इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अगर आपको दे रखा है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अगर ये गिवन है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस गिवन है, और आपके पास एक रेजिस्टेंस, एक ब्रांच का रेजिस्टेंस अगर आपको दे रखा है और दूसरी ब्रांच का कितना है ये फाइंड आउट करना है, तो जो आपके पास मान लीजिए एक ब्रांच है, सॉरी 2 ब्रांच है या 3 ब्रांच है, यहाँ पे आपको दे रखा है 2 ब्रांच है, यहाँ पे आपको दे रखा है 2 ब्रांच है, तो 18 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, सीधा आंसर जितना आएगा वो आपके पास जो आंसर आएगा दैट विल बी द करेक्ट आंसर। 18 को सीधे 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 18 इंटू 2, 18 दूनी 36, 36, तो 36 यहाँ पे ऑप्शन में है, बिल्कुल सही है। अगर आपको चेक करना है तो आप चेक भी कर सकते हैं, 1/18 प्लस 1/36, इसको सॉल्व कर लीजिए, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपका 12 आएगा, 12 ओम आएगा, जो कि क्वेश्चन में दे रखा है, 12 ओम दे रखा है, ठीक है, बिल्कुल एक्यूरेट 12 ओम आएगा, 12 ओम विल बी द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, ठीक है बच्चों, आई होप समझ में आ गया होगा, ठीक है। फास्ट अगर कहीं पे हम चले होंगे तो यू कैन पॉज द वीडियो। नेक्स्ट इज योर 4 वायर्स ऑफ सेम मटेरियल, ये क्वेश्चन भी आपके पास, ये क्वेश्चन भी बच्चों, ये जो क्वेश्चन है ये भी कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। 4 वायर्स ऑफ सेम मटेरियल, 4 वायर्स ऑफ सेम मटेरियल, दे आर अच्छा मटेरियल भी सेम है, देखो बच्चों यहाँ पे मटेरियल भी सेम है, और क्या क्या दे रखा है क्वेश्चन में, देखो क्रॉस सेक्शनल एरिया भी सेम है, लेंथ भी सेम है। जब इनको हम पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तो ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस देता है आपको 0.25 ओम का, ये बेटा ओम है, ओम, ठीक है। इफ द सेम 4 वायर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज, अगर ये जो 4 वायर पैरेलल में कनेक्ट कर रखी है, इनको अगर हम सीरीज में कनेक्ट कर दें तो आपके पास इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितना होगा, ये हमें फाइंड आउट करना है। कि अगर वायर्स, देखो अभी पहले क्या है इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, सबसे पहले ये है आपके पास क्वेश्चन, आपके पास ये है क्वेश्चन, ये है, ठीक है। एक रेजिस्टेंस यहाँ पे है, एक ये है R1, ये R2, फिर एक यहाँ पे है R3, एक यहाँ पे है, ये तो 5 बना दिए हमने, रुक जाओ, 1 2 3 4 इससे हटा देते हैं, लेट मी रिमूव दिस वन, लेट मी इरेज दिस वन, इसे पूरा हटा देते हैं, छोड़ो। नया सर्किट बनाते हैं, एक फ्रेश सर्किट। R1, ये R2, ये R3,
और R4। आपके पास 4 रेजिस्टेंस दे रखे हैं, 4 रेजिस्टेंस आपके पास दे रखे हैं, लेंथ भी सेम है, क्रॉस सेक्शन एरिया सेम है और मटेरियल भी सेम है। तो जब इनको पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तो ये आपके पास पैरेलल कॉम्बिनेशन में आपके पास जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस दे है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपको गिवन है 0.25 ओम का, ठीक है। तो अब ये पूछ रहे हैं कि अगर इनको सीरीज में कनेक्ट किया जाए तो कितना आएगा इफेक्टिव रेजिस्टेंस। तो जो क्वेश्चन में दिया हुआ है whatever the value is given in question you have to apply in the formula। तो यहाँ ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। तो आपके पास इफेक्टिव रेजिस्टेंस का इफेक्टिव का फॉर्मूला होता है 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस 1/R4, ठीक है। इफेक्टिव रेजिस्टेंस दे रखा है 1/0.25 आई थिंक 0.25 ओम, ठीक है। अब ये कितना है, ये 1/R प्लस 1/R प्लस 1/R प्लस 1/R, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 4/R। यहाँ पे कर लेते हैं, इसके आगे जो स्टेप है वो इधर है, इसके आगे स्टेप यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो यानी कि 1/0.25 इक्वल्स टू 4/R। तो यहाँ से R की वैल्यू कितनी आएगी, R की वैल्यू आएगी 0.25 इंटू 4, ठीक है। पॉइंट हटाएंगे 0.25, ठीक है। और ये आ गया 25 से 25 कैंसिल, ये आ गया आपका 1। तो यानी कि R आ गया आपका, रेजिस्टेंस आ गया, एक रेजिस्टेंस की वैल्यू आ गई 1 ओम, एक रेजिस्टेंस की वैल्यू आ गई 1 ओम, ठीक है। और अगर एक रेजिस्टेंस की वैल्यू 1 ओम आ गई और इसको अब उन्होंने पूछा है कि सीरीज में अगर हम जोड़ते हैं तो सीरीज मतलब ये ऐसे, ये फिर ये फिर ये और फिर ये, ठीक है बच्चों। तो ये 1 ओम 1 ओम 1 ओम 1 ओम। और सीरीज में आपको पता है सीरीज में क्या करते हैं, हम सीधा ऐड करते हैं। इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितना होता है, R इक्वल्स टू R इफेक्टिव कितना होता है, R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4, 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 4 ओम। 4 ओम विल बी द एक्यूरेट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। और यहाँ पे क्वेश्चन में दिया है बिल्कुल 4 ऑप्शन दे रखे हैं, 1 ओम बिल्कुल गलत, 2 ओम बिल्कुल गलत, 3 ओम बिल्कुल गलत, 4 ओम अभी आपने यहाँ पे फाइंड आउट किया है। सो 4 ओम इज द करेक्ट आंसर। और ऐसे आपको फॉलो करना है, दिस इज द मेथड। ये बता दिया है, कुछ नहीं है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, फॉर्मूला अप्लाई करना है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है। जो वैल्यू दे रखी है आपको इफेक्टिव रेजिस्टेंस की, वो वैल्यू आपको पुट करनी है। अप्लाइंग द फॉर्मूला यू कैन सॉल्व द क्वेश्चन, ठीक है। आई होप समझ में आ गया होगा। 17 मतलब खतरा, तो 17 मतलब खतरा, लेकिन 17 को खतरा मत समझना। 17 को खतरा समझोगे तो फिर आगे नहीं बढ़ पाओगे, क्योंकि क्वेश्चंस फिर आगे बढ़ाने हैं, आगे बढ़ना है हमने। और देखिए क्वेश्चन नंबर 19 ऑन द स्क्रीन, ठीक है। 2 करंट, ये थोड़ा सा ब्लर है बेटा, ये एक सेकेंड, इसको ये देखते हैं। करंट वेलोसिटी, ओके, करंट वेलोसिटी बच्चों, करंट वेलोसिटी आपको ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एक कॉन्सेप्ट क्लास में ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एक कॉन्सेप्ट समझाया था। ड्रिफ्ट वेलोसिटी में जो नेट करंट होता है I इक्वल्स टू NEAVD, यहाँ पे VD जो है ड्रिफ्ट वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट होता है। तो करंट वेलोसिटी थ्रू अ कॉपर कंडक्टर में जो करंट वेलोसिटी होती है, करंट वेलोसिटी की बात कर रहे हैं। और नेट करंट जो है ड्रिफ्ट वेलोसिटी का जब कॉन्सेप्ट पढ़ा था, I इक्वल्स टू NEAVD, N इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, E इज द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, A इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ अ कंडक्टर, और VD जो है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो पहला है कि सेम एज द प्रोपोगेशन ऑफ वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी। तो प्रोपोगेशन सेम एज द प्रोपोगेशन ऑफ वेलोसिटी। तो वेलोसिटी की जब हम बात करते हैं, सेम एज द वेलोसिटी ऑफ, सेम एज द करंट वेलोसिटी, सेम एज द प्रोपोगेशन ऑफ वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी। यहाँ पे एनर्जी की बात की जा रही है, इलेक्ट्रिक करंट की बात नहीं करी जा रही है, और एनर्जी का कोई कॉन्सेप्ट है ही नहीं इस फॉर्मूले में। तो ऑप्शन ए बिल्कुल गलत। सीधे देखते आपने बोलना है इलेक्ट्रिकल एनर्जी का कोई कॉन्सेप्ट लग ही नहीं रहा है फॉर्मूले में। दूसरा, इंडिपेंडेंट ऑफ करंट स्ट्रेंथ। देखो जो करंट वेलोसिटी है, करंट वेलोसिटी बोलो चाहे ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलो, वो करंट स्ट्रेंथ पे डिपेंड करती है। यहाँ पे लिखा हुआ है इंडिपेंडेंट, तो बिल्कुल गलत। डिपेंड तो करती है भाई, देख लो, ड्रिफ्ट वेलोसिटी करंट पे डिपेंड करती है, तो ऑप्शन बी जो है बिल्कुल गलत है, ये बिल्कुल गलत है, डिपेंडेंस है। ऑप्शन सी देखिए, पहले आप ऑप्शन डी देखें। यहां पे दिया हुआ है कि करंट वेलोसिटी जो है वो नियरली 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड तो स्पीड ऑफ लाइट हो गई, इतना तो कभी भी नहीं हो सकता। तो डी बिल्कुल गलत ऑप्शन है। यानी कि हेयर वी हैव कि जो करंट वेलोसिटी होती है, मतलब ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ये लगभग इसका जो ऑर्डर होता है फ्यू मीटर पर सेकेंड। ये है आपके पास फ्यू मीटर पर सेकेंड, ये थोड़ा मिसप्रिंट है, फ्यू
ऑफ द ऑर्डर, ये ऑर्डर है फ्यू मीटर पर सेकेंड, इसका ऑर्डर जो है फ्यू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, फ्यू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर तो एसिलेशन वाली फॉर्म में चला जाएगा, फ्यू मीटर पर सेकेंड में होती है। बिल्कुल सही है कि जो करंट वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का जो ऑर्डर होता है ये बहुत छोटा होता है, फ्यू मीटर पर सेकेंड का जो इसका ऑर्डर होता है, तो ये इसका एक्यूरेट आंसर है, ऑप्शन सी इज द एक्यूरेट आंसर। ठीक है बच्चों, ये जो है ड्रिफ्ट वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट, इसमें आप देख सकते हो कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी भाई करंट की स्ट्रेंथ पे डिपेंड करती है, यहाँ पे लिखा हुआ है इंडिपेंडेंट। प्रोपेगेशन ऑफ वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी का कॉन्सेप्ट यहाँ पे बता रखा है, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी का कोई रिलेशन नहीं है ड्रिफ्ट वेलोसिटी के साथ। अगर हम बात करते हैं स्पीड ऑफ लाइट की, तो स्पीड ऑफ लाइट के बराबर करंट वेलोसिटी कभी नहीं पहुंच सकती। ठीक है, हाँ ऑप्शन सी है कि ऑर्डर उसका मीटर पर सेकंड में हो सकता है, तो वो जो है ऑप्शन सी जो है, ऑप्शन सी इज द एक्यूरेट आंसर। आगे बढ़ते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 21 ऑन द स्क्रीन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल हैज नियरली जीरो टेम्परेचर कोफिशिएंट। अच्छा, ऐसा कौन सा मटेरियल है जिसका जीरो टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है। ठीक है, जीरो टेम्परेचर कोफिशिएंट किसका होता है। ठीक है, तो जीरो टेम्परेचर, देखो जीरो टेम्परेचर कोफिशिएंट कॉपर का तो कभी भी नहीं हो सकता भाई। ठीक है, कॉपर का बिल्कुल कभी भी नहीं हो सकता है, क्योंकि कॉपर इज अ वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। कार्बन जो है वो इंसुलेटर है, तो ऑप्शन सी भी गलत है। अब कंफ्यूजन आपको होगा मैग्नीन में और पोर्सिलिन में। पोर्सिलिन आप ये जो सब्सटेंस है, ये सब्सटेंस आप करंट इलेक्ट्रिसिटी में बहुत कम पढ़ेंगे। ठीक है, बहुत कम इसको पढ़ेंगे। ठीक है, बहुत कम ये यूज होगा, ज़्यादातर आपने टंगस्टन सुना होगा, कॉपर आपने सुन लिया। ठीक है, लेकिन पोर्सिलाइन ये बहुत ही कम सुना होगा, ये कहीं भी यूज नहीं होता है, तो इसको बिल्कुल हटा दीजिए, बिल्कुल गलत है ये ऑप्शन। मैग्नीन इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, दैट दिस इज द मैग्नीन इज द मटेरियल विच हैज अ नियरली जीरो टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है, आंख बंद करके टिक करना है, वहां पे दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। 2 मिनट दिमाग लगाओगे, दूसरा बच्चा जो कॉम्पिटिटर है वो आगे भाग जाएगा। ठीक है बेटा, दिस इज द रीजन वी आर। ठीक है, ओके, अब ये ऑप्शन है क्वेश्चन, सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन, क्वेश्चन नंबर 21 ऑन द स्क्रीन। हियर you have to replace 1500 ohm. You have to replace 50 ohm है बेटा, 1500 ohm रेजिस्टर इन रेडियो में आपको रिप्लेस करना है एक रेजिस्टर को जिसका जो वैल्यू है वो 1500 ओम है, 1500 ओम है। एंड बट यू हैव नो, आपके पास लेकिन 1500 ओम का कोई रेजिस्टर आपके पास है ही नहीं पड़े हुए। रिप्लेस करना मतलब आपके पास कोई रेडियो है, ठीक है, रेडियो है वो खराब हो गया, उसका रेजिस्टर जो है 1500 ओम का है, लेकिन खराब हो गया रेजिस्टर, अब आपको रिप्लेस करना है। तो आपके पास 1500 ओम का कोई रेजिस्टर नहीं है, लेकिन आपके पास बहुत सारे हजार ओम के आपके पास बहुत सारे रेजिस्टेंस हैं, तो आप कनेक्ट कैसे करोगे। तो पहला ऑप्शन है 2 in पैरेलल। तो अगर आप पहले ऑप्शन को देखो, अगर आप 1000 ओम का रेजिस्टर और 1000 ओम का रेजिस्टर ऐसे पैरेलल में कनेक्ट कर देते हैं, पैरेलली अगर आप कनेक्ट कर देते हैं, तो बेटा ये देखे बता दोगे कि ये बिल्कुल गलत आएगा इसका। ठीक है, हजार यानी कि 1/1000 प्लस 1/1000 कभी भी आपको 1500 ओम नहीं देगा। 3 in पैरेलल 1/1000 प्लस 1/1000 प्लस 1/1000 बिल्कुल गलत। ठीक है, 3 in सीरीज 1000 प्लस 1000 प्लस 1000 3000 बिल्कुल गलत। ठीक है, तेज चलना है। 2 in पैरेलल एंड 1 in सीरीज, अगर आप दो पैरेलल जोड़ते हो, अगर आप दो रेजिस्टेंस को पैरेलल जोड़ते हो और एक यहाँ पे ऐसे सीरीज में रखते हो, तो आपको 1500 ओम का रेजिस्टर लगभग मिल जाएगा। तो ऑप्शन बी जो है, दैट यू हैव टू कनेक्ट 2 रेजिस्टर्स इन पैरेलल, हजार के 2 रेजिस्टर्स को पैरेलल में जोड़ो और एक को सीरीज में जोड़ो। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है बच्चों, नाउ क्वेश्चन नंबर 23 ऑन द स्क्रीन। ठीक है, ओके, क्वेश्चन नंबर 2 रेजिस्टर्स आर सेट टू बी कनेक्टेड, 2 रेजिस्टर्स आर सेट टू बी कनेक्टेड इन सीरीज। सॉरी, आपको दिख नहीं रहा होगा, इसके स्क्रीन को बड़ी कर देते हैं थोड़ा। 2 रेजिस्टेंस है आपके पास और 2 रेजिस्टेंस जो हैं, 2 रेजिस्टेंस को सीरीज में, तब सीरीज कॉम्बिनेशन में तब कहा जाएगा 2 रेजिस्टर्स आर सेट टू बी कनेक्टेड इन सीरीज व्हेन सम ऑफ IR ड्रॉप्स इक्वल्स टू द अप्लाइड EMF। IR का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। ठीक है, वोल्टेज ड्रॉप का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है अप्लाइड EMF में। टोटल करंट इक्वल्स टू द सम ऑफ ब्रांच करंट, ये भाई किरचॉफ लॉ नहीं लगाना है। ठीक है, बोथ कैरी द सेम वैल्यू ऑफ करंट, बोथ व्हाट। ठीक है, बोथ कैरी द सेम वैल्यू ऑफ करंट, ये ए और बी में थोड़ा कंफ्यूजन है। तो सेम करंट पासेस इन टर्न थ्रू बोथ, जब
आपके पास दो रेजिस्टेंस जब आपके पास सीरीज में होते हैं, मान लीजिए R1 है, दूसरा है आपके पास R2, तो दो सीरीज में होते हैं तो दोनों रेजिस्टेंस में सेम करंट फ्लो करता है, तो ऑप्शन ए जो है बिल्कुल ऑप्शन ए, सेम करंट पासेस इन टर्न थ्रू बोथ रेजिस्टेंस में सेम करंट फ्लो करता है, तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही ऑप्शन है। बोथ कैरी द सेम वैल्यू ऑफ करंट, इट इज रॉन्ग। बोथ द रेजिस्टेंस कैन नॉट, ये सेकंड ऑप्शन जो कह रहा है कि बोथ द रेजिस्टेंस विल हैव द सेम वैल्यू, इट इज नॉट पॉसिबल। हाँ, ये आप कह सकते हो कि करंट जो है वो सेम करंट पास करता है, सेम करंट जो है सेम करंट पास करता है दोनों में। ठीक है बच्चों, ठीक है। तो 22, क्वेश्चन नंबर 22 वी हैव डन, क्वेश्चन नंबर 22, और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 है आपके पास। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू बोथ फॉर सीरीज एंड पैरेलल सर्किट। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 23 है आपके पास कि which of the following statement is true, okay? Which of the following statement is true both for series and parallel? अगर आप सीरीज सर्किट लेते हो, सीरीज डीसी सर्किट लेते हो या पैरेलल डीसी सर्किट लेते हो, तो आपके पास कौन सा स्टेटमेंट सही है? एलिमेंट्स हैव इंडिविजुअल करंट, एलिमेंट्स मतलब डीसी सर्किट में जो एलिमेंट्स होंगे, जो सर्किट्स, जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस लगे होंगे, उनमें इंडिविजुअल करंट फ्लो करेगा, बिल्कुल गलत। ठीक है। करंट्स आर एडिटिव, ठीक है, करंट्स आर एडिटिव, ठीक है, करंट्स आर एडिटिव, लेकिन वो एसी में होता है, डीसी में नहीं होता। वोल्टेज एडिटिव होता है एसी में, डीसी में नहीं होता। पावर आर एडिटिव, पावर जो है वो एडिटिव किसमें? डायरेक्ट करंट में। जब हम डायरेक्ट करंट की बात करते हैं तो उसमें पावर जो है, पावर इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम, ठीक है, वो जो है एडिटिव होता है डायरेक्ट करंट का। आप डीसी में चाहे सीरीज कॉम्बिनेशन लो चाहे पैरेलल कॉम्बिनेशन लो, तो ऑप्शन डी, पावर जो है वो एडिटिव है। ठीक है बच्चों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन यू हैव, ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल हैज नेगेटिव, इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 ऑन द स्क्रीन यू हैव, आई होप इट इज विजिबल। क्वेश्चन नंबर 24, विच ऑफ द ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर हैज़ अ, नहीं, क्वेश्चन नंबर 24 ये नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल हैज़ अ नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। नेगेटिव की वजह हम बात करते हैं, नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट, नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट, विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल हैज़ अ नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस का नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट भाई कॉपर और एल्यूमिनियम, तो कॉपर और एल्यूमिनियम जो है, ठीक है, ये तो आपको पता है कि दे आर वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, तो इनका जो टेम्परेचर कोफिशिएंट है, ठीक है, ये नेगेटिव कभी नहीं हो सकता, ठीक है। नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस कॉपर का बिल्कुल नहीं हो सकता भाई, ये तो बहुत स्ट्रॉन्ग गुड कंडक्टर है। ऑप्शन बी भी बिल्कुल गलत। ब्रास जो है, ब्रास बीच में लाई करता है, नेगेटिव उसका नहीं होता, जीरो उसका हो सकता है, जीरो है, तो ये ऑप्शन डी बिल्कुल गलत। अब हम बात करते हैं कार्बन की, तो कार्बन जो है बिल्कुल सही ऑप्शन है, ऑप्शन सी इज द एक्यूरेट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ऑप्शन सी, दैट कार्बन हैज अ नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है, नेगेटिव, ठीक है, तो ऑप्शन ये जो है बिल्कुल सही है, कार्बन। नेक्स्ट इज योर ओम्स लॉ, ओम्स लॉ इज नॉट एप्लीकेबल टू, ओम्स लॉ, ठीक है, ओम्स लॉ इज नॉट एप्लीकेबल टू, पहले थोड़ा इसको बड़ा कर लेते हैं। पहला ऑप्शन है वैक्यूम ट्यूब्स, पहला ऑप्शन है आपके पास वैक्यूम ट्यूब्स, दूसरा ऑप्शन है कार्बन रजिस्टर्स। तो कार्बन रजिस्टर्स है, वहां पे तो ओम्स लॉ लगता है, ओम्स लॉ क्या है, V इक्वल्स टू आई आर है, ओम्स लॉ आपके पास V इक्वल्स टू आई आर है और ओम्स लॉ फॉलो करता है। कार्बन रजिस्टर्स जो है, कार्बन रजिस्टर्स में ओम्स लॉ फॉलो होता है, तो ये तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि वो पूछ रहा है कि ओम्स लॉ कहाँ एप्लीकेबल नहीं है। हाई वोल्टेज सर्किट में भी ओम्स लॉ लगता है, यानी कि ये बिल्कुल नहीं है, हाई वोल्टेज सर्किट भी ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं। सर्किट विद लो करंट डेंसिटीज, भाई सर्किट, ऐसा सर्किट जिसमें करंट डेंसिटी कम है, वहां पे भी ओम्स लॉ लगता है, तो यानी कि ये भी बिल्कुल गलत है। नाउ वी हैव ऑप्शन ए, दैट इज वैक्यूम ट्यूब्स। तो वैक्यूम ट्यूब्स जो है आपने पढ़ा होगा, वैक्यूम ट्यूब्स में ओम्स लॉ एप्लीकेबल नहीं है, बिल्कुल एप्लीकेबल नहीं है, तो ऑप्शन ए जो है वैक्यूम ट्यूब्स, दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो ठीक है बच्चों, तो ये आपके पास
ये जो है वैक्यूम ट्यूब्स जो है बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 25, ओम्स लॉ V इक्वल्स टू IR, इट इज़ नॉट फॉलोड इन वैक्यूम ट्यूब्स। तो ये लेक्चर जो है, आई होप आप लोगों को ये जो क्वेश्चंस हैं आप उसको इनको ढंग से समझ रहे होंगे, और कुछ हमने जो क्वेश्चन करे उनका जो मेथड है, कैसे आपने फॉर्मूला अप्लाई करना है। जब भी आपके क्वेश्चन जैसे ही आपके पास स्क्रीन में क्वेश्चन आता है, स्क्रीन में यहाँ पे नहीं, जब आप एनडी एग्जाम्स में बैठेंगे और आप OMR शीट को और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लेके आप बैठेंगे, तो आपकी प्रैक्टिस इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए कि क्वेश्चन को देखते ही आप उसके करेक्ट ऑप्शन पर टिक करने लग जाएं। ठीक है। लैक ऑफ प्रैक्टिस, लैक ऑफ रिविजन एंड लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, ये जो है आपको कहीं ना कहीं पीछे कर देगा। ठीक है।